भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं दिल्ली में पहुंच गया हूं। यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। पिछला हफ्ता जरूर ऐसा रहा जिसमें कि कुछ पटना से आने के बाद एक दो दिन का मैंने भी त्यौहार का मजा लिया और घर का आनंद लिया, लेकिन लगभग 48-49 दिन का लंबा टूर, तमाम सारे लोगों से मिलना और तमाम जगहों पर जाना एक अच्छा अनुभव। और बिहार तो वास्तव में लाजवाब है, जिसको मैं हर बार कहता हूं। सरकार ने आज यहां पे शपथ ग्रहण ले ली, पटना में हो गया और मंत्रियों ने अभी कामकाज संभालना है, उस पर भी बातचीत होती रहेगी। बिहार का दौरा दोबारा तिबारा फिर से होगा, बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ेंगे। हमने वहां से वादा किया है कि बिहार में कि हम एक बार फिर से आएंगे और इस बार कोई वो पटना में नहीं, पटना के आसपास का हिस्सा और दूर तक जाने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज जिस पर हमारी बातचीत होनी है वो पटना से बंगाल तक की एक रेखा खींचती है, जिस पर तमाम सारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जब अपने बीजेपी के कार्यालय से बात कही तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ और उससे एक बहस भी बनती हुई नजर आ रही है। हम उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी आपका एक तारुफ कराएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि दिल्ली में जिस तरह से कनॉट प्लेस में शो होता था उस तरह से कनॉट प्लेस में शो अभी संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति जी हाँ अभी अच्छी नहीं है और जिस तरह से कोरोना ने अपने पर फैला रखे हैं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं है कि अभी बहुत जल्दी संभव भी होगा। लिहाजा मैं कहीं और दूसरी तरफ रुक करूंगा, लेकिन हर तरफ मुसीबत है, परेशानी है। लिहाजा कुछ दिन रुकने के बाद ये आपको बताना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ पे कैसे मूवमेंट है। तो मैं ज़रूर आपकी तरफ इस तरफ इशारा करूंगा किस तरफ अगला रुख हमारा होगा। लेकिन आज की जो बहस मैंने कही है कि पटना से बिहार तक की एक रेखा खींचती है, उसी पे आज हमने कुछ बात थोड़ी सी पैकेज के जरिए कही है। उसके बाद मेहमानों से रूबरू कराएंगे और बातचीत का सिलसिला होता है, बहस का सिलसिला जो होता है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आखिर ये जो रेखा पटना से खिंच रही है, बंगाल तक जा रही है, उसका मतलब क्या है? और ये महागठबंधन और एनडीए की जो रस्साकशी है, जो लड़ाई है, जिसमें कोई किला हारता है कोई किला जीतता है, वो आखिर है क्या? इसको समझेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब महागठबंधन की सिरफुटौल भी सामने आने लगी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन की हार का जिम्मेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस वक्त चुनाव अपने चरम पर था, उस वक्त राहुल गांधी प्रियंका के घर पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। या यहाँ जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? महागठबंधन में मची इस तकरार के पीछे एक अहम वजह भी है और वो है राहुल गांधी की बिहार चुनाव को लेकर गंभीरता, जिसे लेकर शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाया है। गौर कीजिएगा, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 12 रैलियां की। इस दौरान राहुल गांधी ने 8 रैलियां की। पीएम मोदी ने अपनी 12 रैलियों में 109 सीटों को कवर किया। राहुल गांधी ने अपनी 8 रैलियों में सिर्फ 49 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी की इन 109 सीटों पर रैलियों में 66 पर एनडीए को जीत मिली, जबकि राहुल गांधी ने जिन 49 सीटों पर प्रचार किया वहां महागठबंधन को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। इस लिहाज से पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 61% रहा तो राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट महज 25% रहा। प्रोफेसर शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं वो कहां तक तर्कसंगत है, कहां तक सही है? और ये जब गठबंधन की बैठक हो रही थी, जब संयोजन हो रहा था, कोऑर्डिनेशन हो रहा था, उस समय ये तमाम बातें कही गई थी या नहीं कही गई थी, या चुनाव के बाद बोली गई, तो इसका इशारा क्या है और अब बोलने का क्या मतलब था? और इस समय जब तमाम बातें
चुनाव की तरफ मुड़ी हुई हैं, उस समय क्यों बोला, ये बात भी जरूर समझी जाए और इसकी विवेचना भी जरूर होनी चाहिए। हमारे मेहमान जो हैं उनसे तारुफ कराना जरूरी है। शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज साहब। कैसे हैं आप, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप बिहार दौरे पे थे और उस बीच में कोरोना भी हुआ आपको, मैंने आपका ट्वीट भी देखा। आप उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। शाहनवाज साहब कैसे हैं आप? नहीं, आपकी दुआ है भैया जी। और हम वहाँ आपका प्रोग्राम एम्स में जब एडमिट थे तो मैंने एक दिन भी आपका प्रोग्राम मिस नहीं किया। देखता था कैसे आप बिहार में और बिहारियों के बीच में कितने लोकप्रिय हो गए। आप पिछले चुनाव में आपको याद है बिहार में रहे और बिहारियों जैसे ना हो, मुझे एक चौराहे पे। जी बिल्कुल याद है। लेकिन इस बार आपसे मेरी बातचीत जरूर हुई, लेकिन ऐसे लोग आपको बिहार का ही समझते हैं। कामना करता हूं जी। अब यही बात है, कर्नाटक वाले भी कहते हैं आप कर्नाटक के ही हैं, तो अच्छा है जहां रहे वहीं के नजर आए और वहीं के दिखते रहे तो अच्छा है, देश ऐसा ही रहे। चितरंजन गगन जी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन गगन साहब। राजीव रंजन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत का रुख करेंगे। बादल देवनाथ जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रागी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चितरंजन गगन जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। हालांकि क्लैरिफिकेशन आ चुका है और यह कहा गया कि वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन किसी ने कहा कि राजनीति में ना तो कोई व्यक्तिगत होता है ना सार्वजनिक होता है। आपने अगर तीर जो है कमान से निकल गया तो उसके मतलब सारे सामने जायज होते हैं। अब सवाल यह है कि यह बात क्यों कही गई, ये बात कहने का क्या मतलब था, और फिर उसके बाद यह कहा जाए नहीं ये तो बात व्यक्तिगत तौर पे है, सार्वजनिक नहीं। कांग्रेस का पक्ष तो मैं जानूंगा, कांग्रेस के तो उसने काम कहा, उन्होंने जितनी रैलियां करनी थी वो रैलियां की नहीं की, उसका असर कितना हुआ, स्ट्राइक रेट, वो सब बात की बात। पहले मैं आरजेडी से जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों कहा शिवानंद जी ने, या उनसे पूछा गया या नहीं? गगन जी। नहीं, देखिए पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दी है इस बात को। मनोज झा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके द्वारा कहा गया है स्पष्ट रूप से कि यह उनका व्यक्तिगत विचार। और उसके पहले भी जब ही उनका बयान आया था शिवानंद तिवारी जी का, उसी समय मैंने प्रेस को कहा था कि जो है सो यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी जो है सो पार्टी की ऐसी राय नहीं है। और पार्टी, हम लोग तो मानते हैं कि चुनाव हम जीते हुए थे, जनादेश हमारे पक्ष में था, लेकिन शासनादेश के माध्यम से परिणाम को उलटकर और एनडीए को जीत हासिल दिखा दी गई और एनडीए की सरकार बनी। इसलिए अब क्या कारण है, क्या है, जितनी अपेक्षा हम लोगों की थी, अगर उसमें कुछ कम सीट आया तो उसकी हम बैठकर समीक्षा करेंगे। गगन साहब जी बिल्कुल समीक्षा होगी और करनी भी चाहिए। वो आप चुनाव के बाद चाहे जीत हो चाहे हार हो, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक ट्वीट तेजस्वी जी का है जिन्होंने अभी किया, और उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत, इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने ऐसे लिख के कहा कि मनोनीत होने पर शुभकामनाएं, आशा करता हूं कुर्सी की महत्वाकांक्षाएं के बजाय वो बिहार की जन आकांक्षाओं की ओर ज्यादा नजर आएंगे और मुद्दे भी गिनाए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्वर्टेड कॉमर्स में आखिर क्यों ये बात, और दूसरी बात ये कि लोकतंत्र में तो जीत हो गई तो उसके बाद तो जाना चाहिए, और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े तेजस्वी, उसके बावजूद इतनी दूरी क्यों? नहीं, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीका से न होगा, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत होगा। आप ये मुझे नहीं गगन जी ये तो गगन जी या तो कोई बात कहिए उसके प्रूफ दीजिए, और या तो फिर इल्जाम लगाइए। तो इतने इल्जाम लगाते जो चले जा रहे हैं उसका कोई आधार होगा ना। आप कौन किस आधार पे कह रहे हैं नहीं कि भाई उसमें वहां पे हेराफेरी हो गई, वहां गलती हो गई? नहीं, त्रिवेदी जी, बगैर आधार के आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का जो नियम है उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती, पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई, पहली बात। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया गया। पोस्टल बैलेट जो शिक्षित हैं, जो शिक्षक हैं या कहीं सरकारी कर्मी हैं, उन्हीं को पोस्टल बैलेट दिया जाता है, जिनको मतदान कार्यों में लगाया गया है, और उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 1,000 पोस्टल बैलेट रद्द हो जाए, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है
कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो सब समझता है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है चुनाव करवाने की, चितरंजन जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बहुत अच्छे नेता हैं। जो समीक्षा करिएगा तो इस बात की भी समीक्षा जरूर करिएगा कि जरूर करिएगा, आप जरूर करिएगा चितरंजन जी। नहीं वो अलग बात है, वो मसला अलग है। लेकिन चितरंजन जी आप इस बात का जरूर मूल्यांकन करिएगा कि आखिर ये जो बात आप कह रहे हैं इसके पीछे कितनी तर्क संगत है। आलोक जी वहां मौजूद हैं। आलोक जी, मैं बीजेपी के बाद जाऊं उससे पहले मैं आपको मौका देना चाहता हूं, मैं आपसे बात आना चाहता हूं। मैं इस बात का जातीय तौर पर मैं इस बात का मानता हूं कि हार जीत के कई कारण हो सकते हैं, किसी का आना, कम आना, जाना आना, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन सवाल यह है कि मूल्यांकन जब करेंगे तो आखिर एक पक्ष जीतता चला जा रहा है, उसके क्या कारण होंगे ये जानना तो बहुत जरूरी है, और अपनी कमी क्या है इसकी तरफ तो देखना पड़ेगा ही, चाहे जितनी चीजें हटाई जाए, चाहे माइनस की जाए। आलोक जी देखिए प्रतीक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमसे कमियां रही हैं और जरूर रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आत्मावलोकन, समीक्षा और आत्मचिंतन जब भी किया जाएगा और किया भी जा रहा है तो मुझे लगता है कि उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन आपने कहा कि एक पक्ष जीतता चला जा रहा है, एक पक्ष के लिए किस तरह से भूमिका बनाई जाती है, एक पक्ष किस तरह से पैसे का प्रयोग करता है, एक पक्ष के पक्ष में किस तरह से मीडिया खड़ा होता है, एक पक्ष के पक्ष में किस तरह से ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर बिहार के मामले में मैं अपवाद भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे हरियाणा का याद है कि एक नेशनल टीवी चैनल ने 83 सीट्स दिखाई थी 90 में से 2 दिन पहले चुनाव से। तो मुझे लगता है कि बहुत से समीक्षात्मक बिंदु हैं जिनके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रोल भी अपने आप में 6 वर्षों में पूरी तरह से किस तरह से रहा है वो देखा जाना चाहिए। जो पोस्टल बैलेट वाली बात है, गुजरात में 7 सीटें इसी तरह से पलटी गई थी। आज गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 2 बार हाई कोर्ट से हार चुके हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट में वो हार चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर स्टे लेकर बैठ गए और शिक्षा मंत्री बने हुए 4 वर्ष हो गए हैं उनको। मुझे लगता है कि तमाम पहलुओं पर समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक आपने बात कही कांग्रेस की, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इन बिंदुओं के ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं पार्टी के अंदर हो भी रही हैं और भी होनी चाहिए। कौन कौन से टिकट दिए, कहां से दिए, किसने टिकट मांगा, 70 सीटें जो ली गई वो उसमें कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, वो कौन सी ऐसी सीटें थी 40 के करीब जो 1990 के बाद ना आरजेडी जीती ना हम जीते, वो सीटें किसने ली। मैं समझता हूं तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। लेकिन ऑफकोर्स होनी चाहिए राजीव रंजन जी, ऑफकोर्स होनी चाहिए राजीव रंजन जी। बिल्कुल मैं आपकी बातों से, कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूं आलोक जी। राजीव रंजन जी हमारे साथ आ गए, उनका भी स्वागत है, और अगर 2 लोग भी आरजेडी के होंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी, इस बात का कहने का और कांग्रेस का ये पहलू बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात का मैं आ रहा हूं, शाहनवाज आ रहा हूं आपके पास। इस बात का बिल्कुल सही उन्होंने तर्क दिया कि आप और इस सार्वजनिक मंच पे जाके इस बात को कहने का क्या औचित्य है जब आप हार गए या जीत गए और आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी रैलियां नहीं की, प्रधानमंत्री की उम्र ये वो इतनी रैलियां कर रहे, इसका कोई औचित्य था? इसको कहना उचित था? या आप अपने जिस फोरम में बैठ के बात करते थे, जहां वहां फोरम पे बात होती, आपने सार्वजनिक मंच पे करके महागठबंधन पे तो आप ही ने पानी डालना शुरू कर दिया। राजीव जी देखिए, हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए गठबंधन धर्म के निर्वहन में उन्हें कठिनाई होती। दरअसल उम्मीदें ज्यादा आप पाल ले और उसके बाद आपके सामने से सत्ता खींच ली जाए तो कठिनाइयां होती है, और जनता ने वही किया है। पहले चरण के मतदान के बाद जो परिस्थितियां बनने लगी थी, दूसरे चरण और तीसरे चरण में मतदाताओं का स्वतः झुकाव एनडीए की तरफ तेजी से हुआ, और आखिरी 2 दिनों में एग्जिट पोल और चुनाव के नतीजों के बीच जो बिहार में असमंजस की स्थिति थी और जिस तरह से लोगों के अंदर भय व्याप्त था, कहीं ना कहीं चुनाव के जब वास्तविक परिणाम आए तो लोगों को राहत पहुंची है। अब कांग्रेस के लिए एक सवाल तो निश्चित तौर पर है कि चाहे जिस फोरम पर जिसने सवाल खड़े किए हो, ये अक्सर ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि राजद को भी गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी अपने सबसे पुराने राजनीतिक दल होने का जो दम है उससे बाहर निकलकर जमीन से जोड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जमीनी मुद्दों की अगर आपको पहचान नहीं होगी और बराबर आप बैसाखी की तरह राजनीति में अगर आप अमर बेल की तरह अगर होंगे
तो निसंदेह कठिनाइयां होंगी। आपको 70 चिराग पासवान कह रहे हैं जी राजीव जी, चिराग पासवान ने ट्वीट किया, अभी आधे घंटे पहले ट्वीट किया है, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आशा करते हैं कि 5 साल सरकार चलेगी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से कई अलायंसेज में उनकी पार्टी रही है पहले, और उनके पिताजी का सम्मान हम सब करते थे, उनके साथ हम लोगों ने काम किया है, और मुझे लगता है वो उनके लिए उनका खुद का अनुभव ज्यादा ये बोल रहा है। किसी अलायंस के साथ कब तक वो रहे ये मौसम के हिसाब से वो तय करते थे। पहली बार शायद चिराग जी से चूक हो गई है। ये अलायंस जनता ने भरोसा किया है इसलिए कि ये जाना पहचाना अलायंस है, और 2 दशकों से ज्यादा का हमारा साथ है। अगर कुछ 2, 2.5, 3 वर्षों का अगर कालखंड छोड़ दे तो एनडीए के साथ हमारा रिश्ता पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। जी राजीव जी, मैं शाहनवाज जी अब आपके पास आता हूं। कांग्रेस ने कुछ आपसे बात कही, जब मीडिया पे भी बात कही, उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल, हालांकि इस बार जो एग्जिट पोल थे वो कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे। उन्होंने ये भी बात कही और कहा कि जिस तरह से धन का बात कही, जिस तरह से उन्होंने कहा कि माहौल बनाया जाता है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की भी बात कही, तमाम सारी बातें कांग्रेस ने कही और उनके प्रवक्ता ने इस बात की तरफ इशारा किया। ये शायद कारण है कि एक पक्ष जीतता चला जा रहा है और एक पक्ष हारता चला जा रहा है। ये रीजंस हैं। शाहनवाज साहब, देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत स्वीकार करनी पड़ती है, जीत भी स्वीकार करनी पड़ती है, हार में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह जिद नहीं करना पड़ता है। अटल जी की सरकार 1 वोट से चली गई थी, आपको मालूम है, और कई जगह हमारी कम बहुमत से भी सरकार बनी, कांग्रेस के भी कम बहुमत से बनी होगी। तो आज का दिन जब शपथ लिया था, इतने मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं, आप वेट करिए की जरूरत दादा, नहीं है। वो उन्होंने काफी वेट किया। बादल जी, दादा मैं आ रहा हूं, दादा मैं आ रहा हूं, वेट करिए। कोई नहीं दादा, चिंता मत कीजिए, बंगाल आ रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं होगा बंगाल में, आ रहे हैं, बंगाल में सरकार बनाएंगे आपको। कुछ नहीं होगा बंगाल में, बंगाल में आ रहे हैं दादा, मत जाइए, आइए ना। हाँ, ऐसे कांग्रेस और राजद के लोग बोलते थे, बंगाल में राइटर बिल्डिंग में जो अभी काम चल रहा है उसमें बीजेपी बैठेगी, चिंता मत कीजिए। जी हम लोग आ रहे हैं दादा, आप थोड़ा वेट कीजिए। जी वो प्रतीक शाहनवाज जी रोकना चाहूंगा दादा रोकना चाहूंगा, दादा देवनाथ। जनता पार्टी का निर्णय। सर एक बार धन्यवाद दे दीजिए सभी को, बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को धन्यवाद, और सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हैं, आपको हमको चिंता है कि फिर जी शाहनवाज जी पूरा करिए बात। शाहनवाज साहब, मैं कह रहा हूं कि आज का दिन जो है बड़े हृदय से, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और में सरकार बनी थी, इनकी राजस्थान में बनी, तो हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे वो इनके मंच पे गए, इनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी आरजेडी की तरह व्यवहार कर रही है, इतनी पुरानी पार्टी, यानी वो ऐसा, अरे भाई आप खुद परफॉर्म अच्छा नहीं किए, कपिल सिब्बल और शिवानंद तिवारी आपको जो कह रहे हैं वो हम तो नहीं कह रहे, उन्होंने आपको कहा है। आप लोग 70 सभा नहीं कर सकते, ऐसे नेता बिहार चले गए जिनको बिहार पता ही नहीं था, गूगल पे पटना तलाश रहे हैं, गूगल पे मुजफ्फरपुर तलाश रहे हैं, भागलपुर तलाश रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो पहली बार वहाँ पे गए। आपके बहुत नेता हैं, आपके पास नेता की कमी तो है नहीं, बहुत पुरानी पार्टी है आपकी, आप वहाँ 70 सभा नहीं कर पाते। आप प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4 सभा करते हैं, आपके नेता 2 ही सभा में थक जाते हैं, हम क्या करें उसमें, हम आपको सपोर्ट करेंगे क्या? आपको 19 सीट मिली है तो उसको स्वीकार कीजिए और आज के दिन बड़े मन से बधाई दीजिए। अटल जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। मैं जानता हूं मन टूटा हुआ है लेकिन मन तो थोड़ा मन बड़ा कीजिए और बधाई दीजिए। आज का दिन इतनी आलोचना का दिन नहीं है आलोक जी, आप दिल्ली में तो बहुत बुरी तरीके हारते हैं तो बधाई देते हैं कि नहीं? आप तो दिल्ली में राजनीति करते हैं, आप जानते हैं लगातार आपको हार मिल रही है। हमको अगर बिहार में जीत मिली है, 125 सीट हमको मिली है, हम सरकार बना रहे हैं, आज के दिन तो विपक्ष के नाते बीजेपी जैसा व्यवहार कीजिए। आपको न सत्ता में रहना आता न विपक्ष का रोल अदा करना आता है।
लोकतांत्रिक मूल्यों का जो नए मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उनको बड़े हृदय से बधाई दीजिए। आपको भी सीटें मिली हैं ना भाई, या तो 19 सीट आप सरेंडर कर जाइए। अगर ईवीएम खराब है, प्रशासन खराब है, तो कह दीजिए हम मानते ही नहीं साहब, हम नहीं जीते, हम तो सब छोड़ रहे हैं। तो जो जीत गए हो, मीठा, बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, यानी आप जो 75 सीट जीते, 110 जीते, वो बहुत अच्छा हो गया। आरजेडी को भी 6 सीट कम हुई, पहले से 75 तो जीते, उनको भी बड़े हृदय से बधाई देनी चाहिए। और विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव जी आज पहला इम्तिहान में फेल हो गए, उनको मौजूद रहना चाहिए वहां पर, रहते पूरे देश में देखते लोग उन पर भी मीडिया के लोग चर्चा करते। आप लोग चुनाव लड़ लिए, और जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या मत कीजिए। शहनवाज जी, आलोक जी ने कुछ सवाल पूछे थे कांग्रेस से। शहनवाज जी ने कुछ सवाल पूछे थे। जी शहनवाज जी, आलोक जी ने सीधे कुछ सवाल पूछे थे, उसमें मीडिया पे भी कहा था उन्होंने, और वो भी एक बिंदु पॉइंट रखा था। और आलोक जी ने बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे थे कि ये पैसे का जो और पैसे का भी है, और मीडिया का प्रवक्ता नहीं, उसके तो आप हैं भैया जी प्रवक्ता। मीडिया के बारे में मैं वो तो बोल दूंगा, मैं मीडिया वाला हिस्सा बोल दूंगा, मीडिया वाला हिस्सा मैं बोल दूंगा, मीडिया वाला हिस्सा बोलूंगा जी, मीडिया वाला हिस्सा बोलूंगा, लेकिन अपने हिस्से का बात कही। आलोक जी, आलोक जी मैं आता हूँ आपके पास। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम अच्छा, मीडिया अच्छा, सब कुछ अच्छा, और जहाँ हार जाते हैं सब कुछ खराब। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई? अच्छा, मैं आया जी, मैं आलोक जी जवाब देना चाहते हैं कुछ। जी आलोक जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सामना जी को। जी आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि आलोक जी कह लीजिए, फिर मैं आता हूँ प्रोफेसर रागी और आपके पास आता हूँ। बधाई नहीं देंगे हमें, आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए ईवीएम का सबसे पहला अगर सवाल उठाया था तो अडवाणी जी ने उठाया था, लेकिन ईवीएम लाने वाले भी कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन ईवीएम का इस तरह से दुरुपयोग होगा ये किसी को नहीं मालूम था। ईवीएम से जुड़े हुए 50 केस विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। अगर ईवीएम इतनी ही फुल प्रूफ है तो क्यों चल रहे हैं? वो पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, क्या अगर कोई चीज ऐसी आती है जिसके ऊपर शंका है तो उसको में कैसे जीते थे राजस्थान में? दूसरी चीज, नहीं वो सेलेक्टिव आप भी इतने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप इतना घपला नहीं करेंगे कि सब जगह से उड़ा दें, नहीं तो आप तर्क कहां से देंगे? आप केजरीवाल को दिल्ली में हरवा देते तो तर्क दे ही नहीं पाते आप। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। दूसरी बात, जहां तक बात है यहाँ की, हम तो 19 पे हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता 2 डीएम का घेराव नहीं करते रात को 2 बजे तो हम 117 पे रह जाते। 2:45 बजे रात को इलेक्शन कमीशन के आरओ ने सर्टिफिकेट दिया है प्रतीक जी, 2:45 बजे रात को, जब पूरा दबाव आ गया, 5-6 हजार लोगों ने डीएम का घर को और कार्यालय को घेर लिया। ऐसी नौबत पहले कभी नहीं दिखाई दी है। मुझे लगता है कि हमने तमाम जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको उठाया, बिहार की जनता ने स्वीकार भी किया। 15 दिन मैं भी बिहार में था शहनवाज भाई, गली गली पे दीवारों पे लिखा था कि जनता बदलाव चाहती। आप लोगों का धन बल, मोदी जी के कितने होर्डिंग लगे उसकी गिनती आपको भी नहीं होगी। कहां से आया है ये पैसा, कौन दे रहा है, इसका पैसे का रिटर्न कहां जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अरे पैसा तो आपने बहा दिया, विधानसभा से, पैसा पटना से आपके पास, धन आपके पास, कई हजार होर्डिंग थे मोदी साहब के पास। अडानी ने लगवाए थे, अंबानी ने लगवाए थे, कौन लगवा रहा था? नहीं कहां से आ रहा है? ये गलत बयान है। बादल देवनाथ बहुत शार्प कमेंट, मैं ब्रेक में जा रहा हूं। मैं प्रतीक जी, बादल देवनाथ एक कमेंट में मैं जाना चाहता हूं। नहीं, एक सवाल मैंने सामना जी को पूछना चाहता हूं। जो काउंटिंग के दिन जो हुआ, तेजस्वी को 3 बजे तक 36,000 वोटों से वो लीड ले रहा है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट दिया रात 11 बजे तक। उसको मुझे जितना जानकारी मिला है बिहार से, मुझे वहां पर बहुत सारे मुझे जाने पहचाने आदमी है, तो वहां पर 3 बजे से रात 2 बजे तक 45 लाख लोगों की काउंटिंग के लिए इतना लेट क्यों हुआ? दादा ये जो आपका तर्क है, दादा ये तर्क जो है आपका, ये तर्क आपको बड़े दिल से सोचना पड़ेगा। जीत क्यों होती है, हार क्यों होती है, दादा ये सोचना पड़ेगा आपको। मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मैं आता हूँ दादा, मैं आता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए अब नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन प्रोफेसर रागी के पास मैं जाना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देर से आ रहा हूं उनके पास, पहले माफी चाहता हूं, लेकिन
प्रोफेसर संगीत रागी, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे एक रीजनल पार्टी, उन्होंने तो कहा, कांग्रेस के नेता एक ने कहा कि कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है, उसका एक नेशनल कलेवर है और वो उसी हिसाब से बिहेव करेगी। उनका अपना पक्ष है, वो अपने पक्ष में बात कह रहे हैं और वो बात सही भी है उनका, लेकिन हार जीत की समीक्षा होती है। लेकिन बात आज ये हो रही है कि एक पक्ष लगातार जीत, और बात लकीर तो अब बंगाल तक जा रही है, जहां कोई बादल देवनाथ के पास हम जाना भी चाहेंगे इसके बाद, आपके बाद। तो बात तो यही हो रही है कि जीत हार जो है उसके तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें सिर्फ ये कह देना कि वो 2 ही रैलियों पे आए, ये मेरे हिसाब से नाइंसाफी भी है कि आप सिर्फ ये कह दें कि आप 2 ही रैलियों में आए। अगर आपने ज्यादा बोला होता तो उन्होंने कहा जितना आपने बोला उतने में आए, तो आप इसी पे सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दें, ये भी बेहतर नहीं है। प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए, राहुल गांधी, मेरा अपना आकलन है कि राहुल गांधी जहां जहां जनसभाएं करते हैं, उत्तर प्रदेश में किया था, राजस्थान में किया था, मध्य प्रदेश में किया था, उनका जरा स्ट्राइक रेट का एक स्टैटिस्टिकल आकलन किया जाना चाहिए। आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट कितना है। कई लोग तो यह भी कहते हैं बिहार की राजनीति में कि अच्छा हुआ राहुल गांधी नहीं आए, यदि आते तो शायद और बिहार में उनकी और बुरी दुर्गति होती और पार्टी चुनाव हार जाता। ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर है और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अंदर आत्ममंथन करते हैं। देखिए, राजनीति अपनी ही शर्तों पर की जाती है। कांग्रेस जब तक अब बिहार की राजनीति में अपने बल नहीं खड़े होगी तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकती है। आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को वो सारी सीटें भी दे दी आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं, पहले से जीतते रहे। प्रोफेसर रागी, आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं, प्रोफेसर रागी आप बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि वो अपने बल पे अब खड़ी होने लगी है बिहार में, और आने वाले समय पे वो बिल्कुल अपने बल पे खड़ी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात मैं कह सकता हूं, मैं एक राजनीति का एक पैटर्न आपको बता सकता हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, कि देखिए जहां जहां रीजनल पार्टी खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिप्लेस किया है धीरे धीरे करके। और जितनी भी पहले उन्होंने नेशनल पार्टी, पहले भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के पार्टी के साथ थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां जहां अपनी सीट छोड़ करके जहां रीजनल पार्टी खड़ी हुई, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई रीजनल पार्टी से साथ हुई है। अब महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार एक प्रकार से अपवाद के तौर पर खड़े हो रहे थे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर वो अकेले संभवतः चुनाव लड़ेगी। ये मेरा अपना आकलन है, जो प्रधानमंत्री जी के भाषण से भी हो रहा है। और बिहार के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत पॉपुलर पार्टी, बहुत ही एक संगठित वहां पर ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, और वो एक दिन में नहीं खड़ी हुई है, बहुत साधना के आधार पर खड़ी हुई है। कांग्रेस के अंदर कौन सा ऐसा बिहार के अंदर नेता है जो इस प्रकार की लड़ाई सड़कों पर आकर के करने के लिए तैयार है? उनके पास राजनीति का नया एजेंडा नहीं है। आप सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को लाकर के और किसी और चेहरे को लाकर के, जब तक आलोक जी, राजनीति जब तक मैं इनके सवाल पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आलोक जी नहीं जाएंगे तब तक नहीं। एक छोटा सा प्रतीक जी, बस 10 सेकंड और मैं लूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि मीडिया के सहारे ये बड़ा, मुझे लगता है कि आलोक जी जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ता से ये बातें नहीं आनी चाहिए थी। मीडिया का ही सहारा होता तो आप छत्तीसगढ़ कैसे जीत गए? आप मध्य प्रदेश जीते हैं, आपने पंजाब जीता है, आप राजस्थान जीते हैं, और ऐसा कह दें कि मैं बिहार की राजनीति को संभवतः जानते नहीं थे। एक समय कांग्रेस पार्टी जो है वो दबंग बड़ी जातियों का ही एक बहुत बड़ा समुच्चय था, और उसमें बूथ लूट करके वो पार्टी हमेशा सत्ता में आती रहती है। तब तो किसी ने नहीं है सब सारी चीजें कहा कि आपका सारा जो है इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ करता था, इलेजिटिमेट हुआ करता था। प्रोफेसर रागी, ये तो बात नहीं, प्रोफेसर रागी यहाँ पे मुझे टोकना पड़ेगा, प्रोफेसर रागी मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि कांग्रेस ये कहे कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, ये बात वैसे ही आप कहें कि लूट के सत्ता में आ रहे, ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। इसको मुझे यहां टोकना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा कि आप ये कहें। हाँ, होती थी घटनाएं, मैं इसे इनकार नहीं करता। मैं देखा है, बिहार की मैं जानता हूं, देखा है, वो अच्छी तरह जानता है। हम तो मैं जानता हूं इस चीज को, और इस बात से इलेक्शन कमीशन के जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स पिछले 30 साल के मैंने भी देखे इलेक्शन को उत्तरोत्तर। ऑफकोर्स और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए, शेषन जी के बाद से इतना बढ़िया शेषन के बाद से के अंदर करवाया है।
ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन को पूरा साधुवाद है, लेकिन मैं जहां पे और सेशन के बाद जो चीजें इलेक्शन कमीशन में बेहतर हुई है, उत्तरोत्तर हुई है, उसको हम सारे लोगों ने महसूस किया, देखा है। अब जो और बाकी कंट्रीज उनको एज ए कंसल्टेंट बुलाते हैं, इसमें भी कोई किसी को इंकार नहीं। लेकिन आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, यह सवाल अगर इनके सवाल से ना भी पूछा जाए तो आपके पास विचार नहीं रहा। आपके पास ऐसा कौन सा नेता है जो सड़क पे, मैं इनके सवाल पे, जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं इनके सवाल पे नहीं आ रहा, लेकिन ये बात कही जा रही कि आपके पास विचार नहीं रहा, आपके पास कोई ऐसा नेता नहीं रहा जो सड़क पे आके फाइट कर सके, आपके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो करिश्मा हो उसमें कि आपकी रैलियां भर जाएं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आलोक जी, मुझे लगता है कि रागी साहब अभी शायद राजनीतिक विश्लेषक हो, थोड़े दिन पहले आरएसएस के विचारक के तौर पर बैठते थे, फिर आरएसएस के जानकार, तो उनकी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुद्दे की बात यह है कि 1990 से लेकर बिहार मैंने सवाल भी नहीं पूछा। हाँ, तो 1990 के बाद से हम सत्ता में नहीं हैं, और जब इतने लंबे समय तक कहीं पर सत्ता में नहीं होते, आज अगर मैं रागी साहब से पूछूं कि तमिलनाडु में कौन लीडर है बीजेपी का जो संघर्ष करेगा वहां पर, और कौन बड़ा लीडर है और कौन सड़कों पर आएगा, तो मुझे लगता है कि ये बेमानी सवाल है। जहां तक बात है कि अलायंस की, 1989 के बाद से अलायंस की ही सरकारें चल रही हैं। संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं? संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं? आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, मैं एक मिनट रोकूंगा, वो कुछ कहना चाहते हैं? ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, ऑफकोर्स इट्स योर टाइम। आलोक जी, ऑफकोर्स आलोक जी, आप बिल्कुल कहिए, मैं विचार का प्रवाह नहीं रोकूंगा, लेकिन प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रोफेसर रागी जी। देखिए आलोक जी, मैं आरएसएस से मेरा जुड़ाव है, मैं इसे नाकार नहीं रहा हूं, बट मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा। मैं एक मिनट सुनिए सर, मैं बैठते हैं बीजेपी के, फिर ये राजनीतिक विश्लेषक की नौटंकी क्यों? सर मैं तूतू और इस ढंग की भाषा में विश्वास नहीं करता। सारी खिड़कियां जब आलोक जी, जब बहस होगी और जब विचार लेना होगा तो घर की सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और इसमें कहीं गुरेज नहीं रखना चाहिए, और अगर कहीं से कोई अच्छी बात आ रही तो सुनने में कहीं से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप क्यों बैठे हैं? हाँ, हम तो कह रहे हैं जिस रूप में आप उसी रूप में बैठिए ना। अगर हमारा सबसे कट्टर विरोधी है, अगर वो कोई बात, कट्टर विरोधी अगर कोई बात कहना चाह रहा है तो उसे सुनना चाहिए हमें। जी रागी साहब बोलिए, वेलकम, आपका आदर सहित बात सुनना चाहता हूं मैं। जी प्रोफेसर रागी कहिए। प्रतीक जी, मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं, इसको गंभीरता से सुन लीजिएगा। पहली बात तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी नक्सल को टेलीविजन मीडिया पर ऐसे वामपंथी पत्रकारों को और वामपंथियों को सुनना पसंद करेगी जो उनके पक्ष में बोलते हैं। मैं ऐसे पत्रकारों की एक फहरिस्त गिना दूंगा। एक दूसरा मतलब विषय से हट के भी आप आरएसएस के लोग जो हैं वो यही बातें रखेंगे। नहीं, विषय पे प्रोफेसर रागी, विषय पे रहेंगे। दूसरा पॉइंट प्रोफेसर रागी, दूसरा पॉइंट मेरा ये, दूसरा पॉइंट प्रतीक जी, आलोक शर्मा जी, मैं चैलेंज देता हूं। आलोक शर्मा जी, ये एक चैलेंज है कि कोई पत्रकार टेलीविजन पे बोल के, चाहे जितना बड़ा मीडिया हाउस हो, उसमें टेलीविजन पे बोलकर चुनाव जीत के दिखा दे कोई पार्टी के लिए। ये चैलेंज है। मुझे जितना इल्म है, मुझे 24-25 साल का, कोई भी पत्रकार यहां से उसकी वकालत करे पार्टी की और वो पार्टी चुनाव जीत के दिखा दे, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटीज कुछ और होती है। चुनाव नहीं जीते जा सकते। नाउ ये कंप्लीट योर सेकंड पॉइंट, प्रोफेसर रागी, कंप्लीट योर सेकंड पॉइंट। मेरा यही कहना है प्रतीक जी, बस बहुत शॉर्ट में कहूंगा, कांग्रेस पार्टी जहां भी सत्ता से दूसरे तीसरे पायदान पे खिसकी है, वहां से सत्ता के पहले पायदान पे या दूसरे पायदान पे आकर के खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि कांग्रेस में वो जज्बा नहीं है। कांग्रेस अपने सहयोगियों के खिलाफ नहीं खड़ा करते हैं। प्लीज सर, हमको बोल लेना दीजिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा। छोड़ते हैं, हम जेडीयू को कमजोर करने के लिए जो बीजेपी ने किया, हम वो काम नहीं करते हैं। जी और आप इतने ही मजबूत हैं। ठीक है प्रोफेसर रागी, सर आप कंप्लीट करिए। सर प्रोफेसर रागी कंप्लीट कर दीजिए। सर कंप्लीट करिए, प्रोफेसर रागी कंप्लीट करिए। प्रतीक जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस के पास न विचार है, न आचार है, न संस्कार है और न नेता है, न संगठन है। ऐसी आचार विचार संस्कार, जी आलोक जी, आचार विचार और संस्कार और नेता,
ये मुझे लगता है हमारे पास आचार विचार संस्कार और संगठन बहुत अच्छी बात है। आचार विचार संस्कार और संगठन में आ रहा हूं शहनवाज भाई। आचार विचार संस्कार और संगठन, मैं उत्तर देना चाहूंगा प्रतीक भाई। आचार और विचार के ही कारण हम 70 साल तक सत्ता में रहे। पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी जी की पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उस कारण से तो आचार विचार और संस्कार अपने देख ले पहले। थोड़ा सा पढ़ा जहां तक बात आचरण की है कि दुनिया में जहां भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट रहे हैं वहां पर वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा है। मिजोरम, भारत की आलोक जी को बोलने दीजिए, प्रोफेसर आगे आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी बोलेंगे, आलोक जी के सरकार संस्कार लेना नहीं चाहते हैं, जो केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भाषणों में जाकर एक दिन में 100 बार जंगल राज का उपयोग करें, ये संस्कार देश के प्रधानमंत्री के हो सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी से और आरएसएस से आते हैं। इनके संस्कार हैं कि यूपी में चुनाव हो तो शमशान कब्रिस्तान की बात करो, केरल में चुनाव हो तो केरल की तुलना सोमालिया से कर दो। मुझे लगता है आचार विचार संस्कार पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ये संस्कार पूरी तरह से पूरा देश देख रहा है। उन्होंने संगठन का भी नाम लिया है, आलोक जी संगठन का भी नाम लिया है और शायद इशारा हुई था कि चुनाव को लेकर प्रक्रिया संगठन के अंदर की, उन्होंने संगठन की भी बात की है। उन्होंने संगठन की भी बात की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक मास बेस्ड पार्टी रही है, बीजेपी हमेशा से एक कैडर बेस्ड पार्टी रही है, और किस तरह से क्या होता है बीजेपी में कैडर को बनाने के लिए और आरएसएस क्या भूमिका अदा करती है उसमें वो भी पूरा देश देखता है। और अगर इतने ही आप मजबूत तो आपको 4-4 अलायंस करने की क्या आवश्यकता थी वहां पर? ओवैसी जैसे लोगों को कहीं ना कहीं आप मदद देकर चुनाव लड़वाते हैं, यही संस्कार है, यही मानसिकता रही। तो कांग्रेस अपने शवों को ढोने के लिए, राजनीतिक शवों को ढोने के लिए की भाषा का इस्तेमाल बिहार में कोई भी तो मैं कहता हूं कांग्रेस को रोक नहीं पाते। मैं शहनवाज जी आ रहा हूं, नवल किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं। नवल किशोर जी मैं आ रहा हूं, शहनवाज जी आलोक, नवल जी अभी जुड़ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं टीएमसी। नवल किशोर जी, ऑफकोर्स नवल किशोर जी ऑफकोर्स, ठीक है संगीत जी, ठीक है। लेकिन नवल किशोर जी, सवाल ये था कि कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हम आरजेडी की तरह रीजनल पार्टी नहीं है, हमारा एक फ्लेवर है, हमारा एक कलेवर है। तो आप अगर हमारे ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाएंगे तो बेहतर नहीं हो, सार्वजनिक मंच पे इल्जाम लगाएंगे वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इल्जाम किसी ने लगाया भी नहीं है। और जहां तक रीजनल पार्टी की हैसियत की बात है, लालू जी, शिवानंद तिवारी जी कहते हैं, शिवानंद तिवारी जी कहते हैं, आप सुन लीजिए, शिवानंद तिवारी जी बयान दे चुके हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत राय है। राजनीतिक मंच पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, वहीं आपके क्या होता है, इतना वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच पे बोल देता है और उसके बाद कहते हैं ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये कौन से, आप तो डैमेज तो कर ही गए, आपने डैमेज तो कर ही दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं तो मेरा सार्वजनिक मंच। कोई डैमेज नहीं, आप सुन तो लीजिए प्रतीक जी, मैं अगर मौका दिया है तो कुछ सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि आप सुनना बहुत पसंद नहीं करते हम लोगों को, लेकिन कुछ बात सुन लीजिए जो जायज है। नीतीश कुमार के विषय में उनके अपने 3 अध्यक्षों ने कहा कि वो तानाशाह हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह ने भी कहा है, शरद यादव ने कहा है, उनके राज्य के जब प्रेसिडेंट थे वो भी एक बार कहे थे कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं। जहां तक राजनीति की सवाल है, आरजेडी किसी भी विधानसभा चुनाव का आप आंकड़ा देख लें, कभी भी वोट शेयर के आधार पे और दलों की संख्या के आधार पे वो मुख्य विपक्षी दल रही है। वोट शेयर आज भी हमारा सबसे ज्यादा है, चाहे बीजेपी कितना भी क्लेम करे, वो आज भी उसके पास कोई चेहरा बिहार में नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री को बाध्य होकर कहना पड़ता है ये मेरा चेहरा नीतीश कुमार है, मेरा चेहरा नवल जी, ये बात नहीं थी, आपको तो हम श्रेय दे रहे हैं। नवल जी आपको तो श्रेय दे रहे हैं। नवल जी, बात दरअसल ये थी नहीं, चुनाव बहुत बढ़िया लड़ा तेजस्वी ने, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं से कोई दो राय नहीं। मैंने तो चुनाव देखा, 47 दिनों वहां रहा, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। लेकिन प्रतीक भाई हम जीत भी रहे थे, लेकिन जनादेश की चोरी करने वाले लोग मतदान को भी मैनेज करना शुरू कर दिए हैं। बनी बनाई सरकार को चुराने वाले लोग अब जो है वो उसको बनाने वाले, अब वो लोग सोचते हैं कि लास्ट में ही मैनेज करके बना। आप फिर गलती कर रहे हैं नवल जी, आप फिर गलती कर रहे हैं, जैसे
जिस 75 सीट पर घमंड कर रहे हैं, उसी जनता ने 126 सीट एनडीए को दिया है। लोकतंत्र में जो जीतता है, आप जीत गए तो बहुत अच्छा, और आप एनडीए के लोगों ने 126 सीट जीती है तो वो बहुत खराब। आपको ये देखे, ये मान लीजिए शाहनवाजी, आपकी तो पिछली बार से सीटें घट गई है ना नवल जी, पिछली बार से आरजेडी की सीटें घट गई ना 6, पहले 81 से घट के आगे 75। और अगर आप राजनीति में बड़ा मन नहीं रखेंगे, नहीं हम तो जीत गए ना। अरे साहब हम तो इस बार 74 जीते ना, और एनडीए के साथ 126 जीते। हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह बड़ा मन रखिए ना। अगर आप विपक्ष के नेता बने हैं तो जनता नहीं बनाया, तो जनता का जनादेश का सम्मान कीजिए। आखिर विपक्ष के नेता का पद अगर जनता ने आपको दिया है तो उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं, सत्ता में नहीं आए तो कम से कम विपक्ष के नेता का सम्मान तो कीजिए नवल जी। नहीं, उसका हम क्या करें जिसका मन मैला है? बीजेपी का और नीतीश कुमार जी नहीं, का मन मैला नहीं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। क्या करें? नवल जी का सवाल है, शाहनवाज जी, भारतीय जनता नवल जी का पार्टी ने सवाल है कि जिसका मन मैला है उसका क्या करें? इशारा किस तरफ कर रहे हैं? मैं आऊंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। हमारे साथ जो मेहमान लगातार मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ एक बार फिर से सवाल को ले जाता हूं। सवाल यह था कि 2004 की बात है और फील गुड फैक्टर, उसके तो मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब उस कार्यकाल के तो थे ही, यहाँ पे बैठे हुए हैं। सवाल था कि फील गुड फैक्टर था, कोई ये नहीं कहता था। मैं आ रहा हूँ संगीता जी, मैं बादल जी आपके पास भी आ रहा हूँ। कोई ये नहीं कहने को तैयार था कि कांग्रेस वापस आएगी या वो कांग्रेस आ सकती है, लेकिन जनता के मन में क्या होता है ये किसी को नहीं पता चलता। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, ग्राउंड में लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, ये तभी पता चल सकता है जब आप उसके नब्ज पे हाथ रखे हो। तो आलोक जी, जिस तरफ प्रोफेसर रागी इशारा कर रहे थे, वो नब्ज जो है इस समय फिलहाल आपके पास कोई जवाब नजर नहीं आता, और वो बराबर जो है जो उस पॉइंट पे बैठे हुए हैं जहां पे वो लगातार आपको उस तरफ ले जा रहे हैं जो अपनी उनकी पिच है, और आप वहां लगातार लैग कर रहे हैं। इस बात को मान लेने में या इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उसके बाद आगे की रेखा खींची जा सकती है। आलोक शर्मा जी। भाई मुझे लगता है कि अगर जो मुख्य मुद्दे हैं, अगर चीन हमारी भूभाग पर कब्जा करके बैठ जाता है और पत्रकारों को 250 किलोमीटर दूर तक नहीं जाने दिया जाता है, और जिस तरह से जीडीपी नेगेटिव 1/4 नेगेटिव हो जाती है, बेरोजगारी 45-50 वर्षों के हाईएस्ट हो जाती है, किसानों की हालत खराब है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उन मुद्दों को किस तरह से उठाना चाहिए, उस पर और काम करना चाहिए। मैं इस बात से आपसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो संघर्ष के रास्ते होते हैं विपक्ष के प्रतीक भाई, वो मीडिया में आवाज उठाते हैं। आज मीडिया हमारी बात नहीं सुनता है। वो पीआईएल लगा सकते हैं, कोई पीआईएल आप लगवा के देख लीजिए बीजेपी के खिलाफ, कोई उत्तर नहीं आएगा। एक आरटीआई जो बीजेपी के खिलाफ जिसका आंसर आना है, सीवीसी में 2-2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आईआईएफटी के डायरेक्टर के खिलाफ 2 साल से आरटीआई तमाम पेंडिंग पड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहता है, पार्लियामेंट्री कमेटी कहती है, उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। हम कहां जा सकते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी ने तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कब्जा करके पूरी तरह से और कहीं ना कहीं संघर्ष के रास्ते रोके हैं, और इस पर मीडिया के साथियों को सोचना होगा और कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करना होगा। मैंने तमाम एग्जांपल दिए आपको, लेकिन कोई सुनने को मैं प्रोफेसर आगे आपके पास आता हूं, लेकिन शाहनवाज साहब देखिए आलोक जी, चुनाव खत्म हो गया, सारे मुद्दे जनता में दे दिए आपने, जनमत संग्रह हो गया, आप हार गए, हम जीत गए। आपको हार की मुबारकबाद देते हैं। कुछ हो गया है, सीट देश के प्रधानमंत्री को गवर्नेंस से और कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में यही है। नहीं, लोकतंत्र में केवल चुनाव के अलावा बीजेपी को कोई चीज नजर नहीं आती है। डिमोनेटाइजेशन के बाद 50 वर्षों से शाहनवाज भाई चुनाव था, जो संस्थाएं और हम चुनाव जीते, उनको अडानी अंबानी के हाथ में बेच रहे हैं। लोकतंत्र में जनता से डरा जाता है, बीपीसीएल लोकतंत्र में पार्टी से नहीं डरा जाता, जनता से।
जनता ने हमें जनादेश दिया है, में बोली इसका लगाने मतलब का जनता हमारी हर बात के साथ है और आपको नहीं है, उनको भी बेचने लग रहे हैं आप। अरे आप हार जाते हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं जनता उसमें आपको नाकाम मानती है, आपको जनता मानती है आप किसी काम के नहीं है, इसलिए मौका नहीं देती। पूरे देश में आप हारे हैं, आप गुजरात में भी हार गए, आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिहार में भी शहनवाज जी की बात से सहमत नहीं हूँ। एग्जिट पोल है ना, शहनवाज भाई, मैं आपकी बात को आलोक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बात ये होती है कि क्रेडिबल कैसे बनाई जाए, बात को क्रेडिबल कैसे बनाया जाए, कहीं वहां तो कमी नहीं है, उसकी तरफ क्यों नहीं इशारा होता। शहनवाज भाई, मैं आता हूं आलोक जी आपके पास, और मैं आता हूं प्रोफेसर रागी आपके पास भी। बात कैसे क्रेडिबल होगी? बात आप मुद्दा सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% आलोक जी सहमत हूं। शहनवाज जी, लोक का महत्व, लोक का निर्णय, जनता का निर्णय, नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, आप देश के मुद्दों पर आप बोलते रहिए, चाइना आ गया, चाइना के पक्ष में बोलिए, पाकिस्तान के पक्ष में बोलिए, आप चाइना पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहिए, लेकिन जनता भारत माता की जय कहेगी, जनता वंदे मातरम के साथ है, जनता गरीब के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता ये मानती है कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, गरीबों की चिंता कर रहा है। कोरोना काल में हमने गरीब को अनाज पहुंचाया, हमने, आपने क्या पहुंचाया? वही फर्जी बस, आपने फर्जी बस दे दिया यूपी में। जनता मोदी पर भरोसा करती है, जो जनता के काम आएगा, लोग के काम आएगा, वही महत्व है, कोई भाषण का महत्व नहीं है। जनता मैं आता हूँ, सबसे बड़ा निर्णय है। मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ, आलोक जी मैं आता हूँ, शहनवाज जी मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। टीएमसी के जी, टीएमसी के नेता मौजूद हैं, टीएमसी के की तरफ से बोलने वाले बादल देवनाथ मौजूद है। बादल देवनाथ, जितनी बार आपने मोदी फैक्टर को, मोदी को बार बार कहा, जनता में पता नहीं एक रिपल्शन होता है, वो बार बार उसी तरफ घूम जाती है, और इस बात को बेहतर समझते हैं। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी ने इसको समझ लिया था, लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं समझे अभी, और यही शायद बात बिहार में भी बार बार हुई। बादल देवनाथ, बिहार में जिस तरह से मोदी जी ने बोला है, जिस तरह से मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने जिस तरह से कहा है, नहीं 1 घंटा बैठ रहा हूँ, बोले जी, मैंने चुपचाप 1 घंटा बैठा हूँ मैं। मोदी जी बिहार में कैसे जीता, कैसे जीत 3 बजे, जिसको 3 बजे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसको रात 11 बजे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 30 के ऊपर कैंडिडेट को, दादा ये तर्क मत दीजिए, दादा ये तर्क मत दीजिए, दादा ये तर्क मत दीजिए, ये तो बात हो गई। अब आप तो उस सवाल का जवाब दीजिए, दादा उस सवाल का जवाब दीजिए। शहनवाज जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। शहनवाज जी की है, बंगाल बाकी है, ऐसे कोई जीत सकता है? जिसके पास 1 हेलीकॉप्टर था वो 200 के ऊपर सभा किया, और जिसके पास 32 हेलीकॉप्टर था वो लोग क्या किया? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गया बिहार में। तो यही तो हेलीकॉप्टर से चुनाव जीते जा रहे हैं, वहां से जश्न माना जा रहा है, ऐसे होता है। तेजस्वी का वीडियो तो मैंने देखा है, आप कितना हेलीकॉप्टर मंगा लो, दीदी कितना हेलीकॉप्टर मंगा ले, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आरोप से आगे आ रहा दादा, ये बिहार तो झांकी है, अभी बंगाल बाकी है। कुछ भी हिंसा नहीं हुआ, बिल्डिंग पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे। काउंटिंग के दिन जो हुआ वो गलत था, ऐसे जिता नहीं सकता है, और तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहिए था। गद्दी खाली करो, बीजेपी आती है, ठीक नहीं हुआ। राइटर बिल्डिंग पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे, चिंता मत करिए। बंगाल में कितना हेलीकॉप्टर मंगा लीजिए, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। 2019 को बंगाल, बिहार झांकी है, अभी तो बंगाल बाकी है। दादा आपको शहनवाज जी है, बार लड़ाई तो बंगाल में आपको वहाँ 2/3 बहुमत से जीतेंगे। आप संयम बने रहिए दादा, आप संयम के साथ बने रहिए। दिखाया कि नहीं दिखाया? आपको 20 सीट नहीं मिलेगा सर, बंगाल जीतेंगे हम। दादा बिहार की चिंता न करो। प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाहते हैं? प्रोफेसर संगीत रागी, में हम संगीत रागी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, ऐसे 2021 बंगाल में बीजेपी का झंडा लहराएंगे। मैं आ रहा हूँ, बादल देवनाथ आ रहा हूँ जी। संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं? संगीत रागी जी, दादा सुनो, कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए प्रतीक जी, मैंने विचार, संगठन और नेता 3 बातों को लेकर के कहा था। कांग्रेस पार्टी आज के दिन में उसका उत्तर देने के लिए उत्तर देने लायक नहीं बची हुई है। दूसरी बात,
कांग्रेस को इन सवालों का उत्तर खुद ढूंढना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बाईपोल में वो 2% पर क्यों आकर के लटक गए। कांग्रेस को इन सवालों से जूझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि गुजरात के अंदर 8 सीटों पर चुनाव होता है बाईपोल में और 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कांग्रेस को इन प्रश्नों से कांग्रेस यदि आत्मचिंतन करे तो उसे पता लगेगा कि वो विचार के मामले में किनके साथ खड़ा है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, देशद्रोहियों के साथ खड़ा है, कश्मीर में सेपरेटिस्टों के साथ खड़ा है, रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ खड़ा है। संगठन के तौर पर इनका चुनाव में ये संगठन देशद्रोहियों वाली बात, फिर देशद्रोहियों वाली बात जो है आती हो जाती है लोग जी, ये देशद्रोही वाली बात आती हो जाती है। लेकिन हाँ ठीक है।